की डेट में अगर हम बात करें तो सोनीपत और खरखोदा को लोगों ने काफी हाइप बना रखा है कि सोनीपत पे आने वाले टाइम में 2 साल बाद 4 साल बाद गुड़गांव बन जाएगा, या जो मारुति आ रही है खरखोदा में, या उसके साथ और भी कोई यूनिट्स आ रही होंगी, तो कि खरखोदा में आने वाला टाइम बहुत चेंज होगा। तो आप क्या मानते हो कि इन सब चीजों में। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है आशीष जी। और आशीष जी, कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे सोनीपत के बारे में। जो सोनीपत में आज की डेट में रियल स्टेट में जो जो चीजें चल रही हैं, या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, या डे टू डे गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट आ रही है, या रियल स्टेट में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उन सब चीजों के लिए हम आशीष जी से बात करेंगे। और आशीष जी हमें उन सब चीजों के बारे में एलोबरेटली एक्सप्लेन करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आशीष जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सही है? देखो, काफी सिनेरियो हैं नरेंद्र भाई। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोग आरडी एफडी उस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन रियल स्टेट एक तरह से मेन इन्वेस्टमेंट में आता है जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो आपके पैसे की है, यानी हमने 50 लाख रुपए लगाया और उस पर हम ग्रोथ देखते हैं 20-25%, 22% अगर साल की, तो ये आपको एक रियल स्टेट ही आप एक तरह से प्रोवाइड कर सकता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेट अच्छा है विद द स्टेबिलिटी ऑफ योर प्राइस। क्योंकि शेयर का भी आपने देखा अभी चल भी रहा है, काफी फ्लक्चुएट हो जाती है वो मार्केट। तो एफडी तो एक ऐसा है ना, एफडी में तो एक फिक्स रहता है कि एफडी में तो आपको 8%, 9% उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो एफडी में क्यों नहीं जाएगा कोई? रियल स्टेट में क्यों जाएगा कोई? देखो, एफडी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एफडी की भी ना कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट क्या है? भले ही वो आपको पैसा दे रहा है फिक्स अमाउंट, मान लो वो 7.5% देता है, लेकिन 5 से 6% का हमारा एक तरह से रेपो रेट भी निकल के आता है बिल्कुल कंट्री का, तो एक तरह से वो आपका पैसा बढ़ाता नहीं है, वो इन्फ्लेशन देते हैं आप। वो इन्फ्लेशन देते हैं। मान लो मैंने कोई 15 लाख रुपए की एक एफडी कर दी है, 2020 में मैंने कोई एफडी की 15 लाख रुपए की, तो जो गाड़ी मैं 2020 में खरीद पा रहा था 15 लाख में, वो पैसा मेरा बढ़ता बढ़ता 18 लाख रुपए हो गया 3 या 4 साल बाद। तब तक उस गाड़ी का प्राइस भी 18 लाख रुपए हो जाता है। तो बेसिकली वो आपका जो आपने जो एफडी की है जिस अमाउंट पे, वो जितनी पैसे की वैल्यू गिरती है वही पैसा आपको वो 3, 4, 10 साल जब तक आप उसको रखोगे, बस उस आपकी वैल्यू नहीं गिरने देगा। तो बाकी वैल्यूएशन उस पैसे की वही अगर आप रहेगी। अच्छा अप्रिसिएशन चाहते हो या आरओआई अच्छा चाहते हो तो आपको रियल स्टेट में बिल्कुल आना चाहिए। एफडी उनके लिए ठीक हो सकता है, मान लो मेरा 1 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं उसमें 15-20 लाख रुपए अपना एक इमरजेंसी अमाउंट रखूं। मैं नहीं कहता कि आप उसको इन्वेस्ट करो, उतना पैसा आपको एक एफडी में रखना चाहिए। उसके अलावा आप जाओ तो अपना उसको इन्वेस्ट करो रियल स्टेट में। शेयर मार्केट की अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कंपनीज की कि फ्यूचर में वो क्या करना है, तो वो बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, उसके लिए आपको काफी स्टडी करनी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आज की डेट में अगर हम बात करें तो सोनीपत और खरखोदा को लोगों ने काफी हाइप बना रखा है कि सोनीपत पे आने वाले टाइम में 2 साल बाद 4 साल बाद गुड़गांव बन जाएगा, या जो मारुति आ रही है खरखोदा में, या उसके साथ और भी कोई यूनिट्स आ रही होंगी, तो कि खरखोदा में आने वाला टाइम बहुत चेंज होगा। तो आप क्या मानते हो कि इन सब चीजों में क्या है कि ये चीजें एक्चुअल में होंगी, या ये हाइप जो है ये टूट जाएगा? क्या मानना है आपका इस हिसाब से? देखो, सबसे पहली चीज तो नरेंद्र जी, गुड़गांव और सोनीपत को कंपैरिजन करना, मतलब इस टाइम पे सबसे तो वो एक तरह से मैं नहीं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर हम उसको कंपेयर, क्योंकि गुड़गांव ऐसा तो है नहीं कि सोनीपत ग्रोथ करेगा और गुड़गांव नहीं करेगा। वो आज जिस सिनेरियो पे गुड़गांव है, अगर हम 5 साल बाद एक्सपेक्टेड प्राइस सोनीपत में बहुत अच्छे देखते हैं, तो ऑब्वियसली गुड़गांव ऑलरेडी बढ़ेगी, वेल सेटल्ड है। किसी भी सिटी को डेवलप होने में 25-30 साल लगते हैं। आप कोई भी नया एक लैंड एरिया खरीद के उसको 5 ही साल में क्विकली नहीं बना सकते। तो गुड़गांव तो एप्रिसिएशन देगा ही देगा, लेकिन सोनीपत आज की डेट में ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके लिए एक तरह से गुड़गांव में चीजें बाहर हो गई। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी जो है वो अफोर्डेबल है। तो अब जिनके मतलब थोड़ा सा इश्यूज हैं कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं गुड़गांव में लगाऊं, वो एक ऑप्शन सोनीपत को ले सकते हैं। और मेरे को एनसीआर में रहना है या आसपास जो डेवलप्ड एरिया है वहां पे रहना है, तो सोनीपत आपके हिसाब से लोकेशन
दूसरा जो मारुति का जो हाइक बना रखा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि भाई आपको सिर्फ मारुति के बेस पे आप चीजें इन्वेस्ट मत करो, उसको थोड़ा सा डीपली अगर आप उसमें जाओगे, सिनेरियो को थोड़ा इलेबोरेट करने की मैं कोशिश करता हूं। कोई भी जब एक बड़ी फर्म किसी सिटी में आती है, जैसे गुड़गांव में मारुति होंडा की उस टाइम पे एंट्री हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे भी बड़ी फर्म हीरो, आपका सुजुकी, सुजुकी टू व्हीलर और सुजुकी फोर व्हीलर, फिर आपका टोयोटा, फिर आपका महिंद्रा, ये जो कंपनियां जो आ रही हैं, इनके आने से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली जनरेट करेंगे। अब वो अकेली मारुति नहीं है, मारुति के टायर 1 सप्लायर भी हैं, टायर 2 सप्लायर भी हैं, फिर उनके भी सब वेंडर्स हैं, चाइल्ड पार्ट बनाते हैं या जो एसेसरीज होती हैं वो बनाते हैं, तो उनमें भी काफी मास एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये ना चीजें मतलब लिंक्ड होती जाएंगी। फिर वो एम्प्लॉय अब 10 लाख, मान लो 2031 तक यहाँ पे 8-10 लाख रुपए 10 लाख नौकरियां जनरेट होती हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहले चाहिए कि बैंकिंग। अब 10 लाख लोगों के अकाउंट खोलने के लिए बैंकिंग भी 50-100 ब्रांचेज आपको बैंकिंग की भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बैंकिंग जब आएगी तो बैंकिंग कस्टमर है आईटी का, क्योंकि हम ऐप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो डाटा बैंक में है वो सिक्योरिटी के लिए वो आईटी का यूज करते हैं, तो वो मेजर कस्टमर है। अब कितनी कंपनियां उनको गुड़गांव से सर्विस दे पाती हैं? मान लो कोई कंपनी गुड़गांव से सर्विस भी दे रही है, तो वो अपना आईटी का एम्प्लॉय एटलीस्ट बैंक ब्रांच में तो भेजेंगे ना उनका प्रोजेक्ट काम करने के लिए। तो आपने आईटी का नाम लिया, तो आईटी एक यहाँ पे बात चल रही है कि गूगल ने एक ऑफिस ले लिया या गूगल ने एक बिल्डिंग ले ली, क्या है ये एक्चुअल में लिया है या कुछ? बिल्कुल एक्चुअल है ये। और गूगल ने, मैं थोड़ा सा लोकेशन भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, राई में एक अनंतराज बिल्डिंग है जिसका न्यूज में भी काफी आया था। उन्होंने वो बेसिकली अभी एम्प्लॉय के लिए तो नहीं ली है बिल्डिंग, लेकिन डाटा सेंटर के लिए उन्होंने वो बिल्डिंग ले ली। गूगल का डाटा सेंटर रहने वाला है। हाँ, तो वो भी एक फ्यूचर एक्सपेक्ट के साथ उन्होंने ले लिया है कि तो गूगल जैसी इंडस्ट्री जहां पे भी आती है तो वो तो लॉन्ग लास्टिंग सोचते हैं और काफी आगे की सोच रखते हैं। तो आप जो कह रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बैकअप प्लान आईटी का चाहिए होगा, तो उस ब्याह पे गूगल ने यहाँ पे अपना हाँ पहले से ही, क्योंकि अभी अफोर्डेबल है चीजें, भाई कोई भी कंपनी अपना एक तरह से एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाना चाहेगी? जो चीज उसको आज से 5 साल बाद लेनी है वो आज ही परचेज कर लेंगे। ये चीजें तो एक तरह से, इनके काफी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका काम ही फोरकास्टिंग करना होता है, तो ये लोग इनको बता देते हैं भाई ये चीजें आ रही हैं, इससे ये होगा, तो चीजें लिंकेज हैं, वहां हम एक तरह से आज ही ऑफिस ले लेंगे। इनके कंसल्टेंट भी होते हैं, तो उन्हीं की किसी की एक तरह से प्लानिंग फोरकास्टिंग पे उन्होंने वो परचेज कर ली है। तो उसके अलावा आज की डेट में सोनीपत में या खरखोदा में जो बात चल रही है कि एक तो आप जो आपने ही बताया था कि ऑर्बिट रेल ट्रांजिट सिस्टम कोई काम कर रहा है, या मेट्रो और रैपिड रेल आने वाली है, तो इन सब चीजों से क्या यहाँ की जो लाइफ है वो लोगों के लिए इजी हो पाएगी? क्योंकि बेसिकली सोनीपत से भी आज भी लोग जा रहे हैं या खरखोदा से दिल्ली आज भी लोग जा रहे हैं, तो इन चीजों के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की लाइफ पे या रियल स्टेट पे ही क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का? आप मानते हो कि इन सब चीजों का कुछ एडवांटेज होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होगा नरेंद्र भाई, एडवांटेज। मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ। हालांकि सोनीपत वेल कनेक्टेड है बाई ट्रेन दिल्ली से। इस टाइम काफी एम्प्लॉय अगर मॉर्निंग में हम देखेंगे तो वो दिल्ली एक तरह से ट्रेवल करते भी हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में वहां से आते भी हैं। उसी तरह से हाईवे से भी ये वेल कनेक्टेड है। अब क्या करेगा कि मेट्रो और जो रैपिड है ना, वो उसको और ज्यादा आसान बनाएंगे। आसान क्या है कि देखो, नॉर्थ इंडिया में हम रह रहे हैं नरेंद्र भाई, हमारे 9 महीने एक तरह से गर्मी में बीतते हैं। क्या होता है, बिल्कुल। तो कोई भी ट्रेन आपको, जो अगर हम लोकली जब ट्रेवल करते हैं तो आपको में कोई भी एसी आपको प्रोवाइड नहीं करती। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, आप एसी चला रहे हो, वो भी चीज समझ में आती है। लेकिन गाड़ी का खर्चा पर किलोमीटर का आपका मेट्रो और रैपिड से वैसे भी ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल होने वाला, ठीक है। कार पूल का अभी सोनीपत में इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। बहुत सारे लोग जब ट्रेवल करते हैं वो इंडिविजुअली ही गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, तो वो जो कॉस्ट आएगी वो उसको अकेले को आपको बियर करनी पड़ेगी। और फिर ट्रैफिक का भी इशू रहता है दिल्ली में, थोड़ा सा आपको टाइमली बाई रोड आपको ऑब्वियसली जाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मुकरबा चौक कहीं मिल जाएगा या बॉर्डर पे कहीं मिल जाएगा, तो वो उस चीजों से आपको जूझते हुए एक तरह से जाना पड़ेगा।
रैपिड रेल और मेट्रो आपके लिए क्या करेगी, सबसे पहले तो वो एसी है, बिल्कुल। दूसरा वो अफोर्डेबल है। भाई जो खर्चा आपका एक तरह से पूरे महीने में ट्रेवलिंग का 12 से 15 हजार रुपए एक फ्यूल कॉस्ट पड़ती है आने जाने में, और ड्राइव भी आपको खुद करना है, फिर जाम की समस्या से भी जूझना है, तो उसके एवज में मेरे ख्याल से 1000 रुपए या 1200 रुपए 1500 रुपए में आपके पासेज इनके बन जाते हैं, और बड़ी इजीली बाई एसी आप ट्रेवल करोगे, बाई एसी आप आओगे। और जो ट्रेवलिंग का जो टाइम लगना है वो भी तकरीबन मेट्रो का फिक्स ही होता है कि भाई इतनी देर लगेगी तो इतनी देर लगेगी। ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, या मेट्रो आ रही है, रैपिड रेल आ रही है, तो इन सब चीजों के पीछे क्या रीजंस है कि यहाँ पे सोनीपत में ही ये सारी चीजें क्यों हो रही? हमने रिसेंटली सुना था कि वहां से कुछ मार्केट्स भी शिफ्ट हो रही है, या कुछ यहाँ से कुछ इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सोनीपत में या खरखोदा में लगने वाली है। तो लोग कह रहे हैं कि वहां से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी हरियाणा में सस्ती है, और उसके अलावा लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लेबर कॉस्ट भी मच बेटर है एज कंपेयर टू दिल्ली। तो ये क्या सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये सारी इतनी डेवलपमेंट कर रही है? क्या मार्केट भी कोई यहाँ पे आने वाली है सोनीपत में? हाँ बिल्कुल, देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक कैपिटल रीजन है। अब दिल्ली में आज की डेट में अगर हम पोल्यूशन इंडेक्स देखते हैं तो वो काफी हाई है, बिल्कुल है। जनरली वो सर्दियों में तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब गवर्नमेंट के पास एक बड़ी मतलब एक चैलेंज आप उसको कह सकते हो कि दिल्ली में सेम पॉपुलेशन के साथ एक तो उनको पोल्यूशन कम करना है, सबसे पहली चीज। अब रेड जोन की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो केमिकल की हैं, और जो धड़ल्ले से उनका काम चल रहा है दिल्ली में, वो मतलब बैकडोर से चल रहा हो या किसी भी तरीके से चल रहा हो, एक तरह से आपको बड़ा मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि ये रेड जोन की कंपनी है। हाँ, कोई कैटेगरी नहीं है रेड ऑरेंज, या उसी एरिया में ग्रीन फील्ड भी है, उसी एरिया में रेड जोन भी है। तो सबसे पहले तो ये खरखोदा HSIIDC को डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने उसको बांट दिया येलो जोन, रेड जोन, ग्रीन फील्ड। तो रेड जोन की जहां पे कंपनीज रहेंगी वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसेज भी रहेंगे, तो उनके लिए कंट्रोल करना काफी इजी रहेगा। दूसरा, दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती बिजली, वहां से प्रोड्यूस होती ही नहीं है। दिल्ली लेता है या तो हरियाणा से वो बिजली लेगा, या गुजरात से उधर से लेगा, या राजस्थान से लेगा। तो वो बेसिकली आपके बाहर से वो बिजली कलेक्ट की जाती है, जिसमें उसकी जो वायर वगैरह बिछाई गई होंगी, जो चीजें कॉस्टिंग ज्यादा है, वो कॉस्टिंग ज्यादा है। तो वो इंडस्ट्रियल अगर हम रेट की बात करें तो 18-19 रुपए है कमर्शियल के लिए, और जो कि हरियाणा में 9 या 10 रुपए, 9-9.5 रुपए का। तो आधी तो मान लो किसी की अगर 10,000 यूनिट चल रही है तो आधी कॉस्ट तो उसको यहीं से बच जाती है। दूसरा, वहां पे ऑब्वियसली वो एक तरह से मेट्रो सिटी है, तो वहां पे जो लेबर का जो रेट रखा गया मिनिमम वेजेज जिसको बोलते हैं, वो भी 18 से 22,000 रुपए का मिनिमम वेजेज रखा गया है। सोनीपत ये टू सिटी में आता है, सोनीपत और खरखोदा। तो यहाँ मिनिमम वेजेज आपके 9 से 10,000 रुपए रखे गए हैं। तो वो कॉस्ट भी एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से निकल के आएंगे उनके लिए इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल, अगर उसको रेड जोन में जाना है और उसके सारे एक तरह से फॉर्मेलिटीज भी सारी पूरी करनी है, उसको तरीके से चलानी है, तो थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी। वो कॉस्ट इनको लेबर कॉस्ट से और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से मतलब इन सब चीजों को वो हाँ चीजें डाउन हो जाएंगी, तो उसके लिए एक इजी सिनेरियो हो जाएगा, और उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, तो वो सारी चीजें मेंटेन भी करेगा। तो ये सारी चीजें जिस हिसाब से आप बता रहे हो, या जो सिनेरियो चल रहा है, इस हिसाब से तो रियल स्टेट में यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। तो सोनीपत और खरखोदा में इन्वेस्टमेंट करना लोगों के लिए अभी सेफ है। देखो, सोनीपत का जो मास्टर प्लान है नरेंद्र भाई, वो 2031 का है। ठीक है। और सोनीपत में हम शायद पहले कई वीडियो में बता चुके हैं कि ये एक तरह से रेडी टू मूव सिटी है। नया स्कूलिंग की दिक्कत है, नया कॉलेजेस की दिक्कत है, हाँ, ना यूनिवर्सिटीज की है, ना होटल्स की कोई प्रॉब्लम है, ना हॉस्पिटल्स की कोई प्रॉब्लम है। तो ये 2031 का प्लान है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी में सोनीपत को भी रख सकते हैं। लंबा आपको चलना है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो खरखोदा में मैं रिकमेंड करूंगा HSIIDC में आप अपने प्लॉट लो। वो आपको रेजिडेंशियल से ज्यादा अप्रिसिएशन लेके देंगे। बट वो बजट के हिसाब से होना चाहिए, और बजट की चीजें होनी चाहिए, वो चीजें मैटर करती है। अब जैसे आप बता रहे हो कि ये तो रियल स्टेट में जो आज की डेट में है, जो सोनीपत में काफी लोग
है, या खरखोदा में हमने पीछे सुना था कि बहुत सारी चीजें होती है ऐसे कि ऐसे ही लोग कॉलोनियां काट देते हैं, या कहीं पे भी कॉलोनी काट दी किसी ने। रेरा नोन है हाँ, रेरा। तो वो वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों के लिए सेफ है? तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि रेरा अप्रूव्ड में और नॉन रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, और ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी? काफी लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज में। देखो, कॉलोनी में भी ले लेंगे तो भी बेनिफिट होगा, बट आप कहते हो कि नहीं, हमें हमेशा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए, तो क्या उस चीज के बेनिफिट्स क्या रहेंगे उसमें? देखो सबसे पहली चीज तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं आपको कि रेरा क्यों लेके आए। बिल्डर तो पहले भी काम कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन जो कस्टमर ओरिएंटेड जो वर्क थे ना, वो बिल्डर बेसिकली नहीं कर रहे थे। वो डिले कर देते थे। मेंटेनेंस एक तरह से उसमें हो गया, टाइमली प्लॉट की डिलीवरी हो गई, आपसे चार्जेस ले लिए, लेकिन अब पता चला 5-5 साल आपको प्लॉट ही डिलीवर नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कस्टमर ओरिएंटेड होके गवर्नमेंट रेरा लेके आई 2018 में। 2018 के बाद रेरा, अब कोई भी आपका प्रोजेक्ट जहां पे आपकी प्लॉटिंग हो रही है उसको रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सबसे पहली लीगली ये गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये लीगल टर्म है। अब बहुत सारे लोग एक जमीन ले लेते हैं, फिर वे प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहली चीज, वो अगर उसकी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं तब भी वो अनऑथराइज्ड है, क्योंकि रेरा में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट के पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने एक एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉटिंग कर दी है। वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को मैं, अगर मेरा 1 एकड़ लैंड है तो मैं उसकी रजिस्ट्री 10 लोगों को भी करा सकता हूं, उसमें गवर्नमेंट आपको कोई मना नहीं करेगी। भाई मैंने छोटे छोटे 1-1 बीघा मैंने सबको दे दिया, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जब कंस्ट्रक्शन पे आएगा तब प्रॉब्लम, रोल तब आएगा जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, जब उसकी सीवरेज लाइन जोड़ने का टाइम आएगा, जब आप उसके लिए मीटर अप्लाई करोगे, तब वो चीजें आएंगी। और इस टाइम ड्रोन से चीजों के सर्वे भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मंथली कर रही है। अलग अलग एरिया के काफी एरिया सोनीपत खरखोदा में पहले ही कंट्रोल जोन में डाल दिया गया है, क्योंकि ये गलती गुड़गांव में कर चुके थे, और बहुत सारे सेक्टर 56 के आसपास, आपका कन्हई एक गांव है वहां पे डीएलएफ का फेज 4 पड़ता है, वहां बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट हो रखी है, और ये गलती एक चूक एक तरह से वहां गवर्नमेंट से हो गई थी। उसी को लेते हुए इन्होंने ये कदम यहाँ पे उठा लिया था। प्लस इस कदम के साथ रेरा भी एक तरह से इनके लिए बेनिफिशियरी रहा। अनऑथराइज कॉलोनी एक तरह से आपका पैसा जुए में लगा हुआ है, उसका आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये बढ़ेगा या ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपको हैंड ओवर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो सारी चीजें, वो बिल्कुल आप कंप्लीटली रिस्क पे हो। तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे ही आप जाइए। प्री लॉन्च कुछ होते हैं जिनके प्री लॉन्च में कुछ लाइसेंस आ जाते हैं, एलओआई बन जाते हैं, सिर्फ रेरा के लिए वे मैपिंग भेजते हैं, उस पे आप जा सकते हो, क्योंकि लाइसेंस एक तरह से रेरा ने दे दिया है कि आप कर लो। आप ये कह रहे हो कि अनऑथराइज जाने से, तो आप अगर ईओआई पे भी जाते हो तो भी आप लोगों के लिए मच बेटर और सेफ है। बिल्कुल, रेरा जो उसमें प्राइस भी आपको कम मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट भी बेटर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ बिल्डर आपसे पीएलसी भी ना लें, प्लॉट भी आपको अच्छी लोकेशन का मिल जाएगा, और रेरा आने पे वे प्राइस रिवाइज करते ही करते हैं, तो वो एक गैप आपको एज ए अप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो रियल स्टेट को आज की डेट में इंपॉर्टेंट बनाती है सोनीपत में। तो आप लोगों को सोनीपत खरखोदा में अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमारे दिखाए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आशीष भाई हमारे साथ रहते हैं, ये आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम अपने कस्टमर्स को वेल, आज की डेट में जो प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है उनकी इंफॉर्मेशन दे, और उनको बता सके कि आपको कहां जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और कहां नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और आपको सोनीपत या खरखोदा में रियल स्टेट की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हर चीज में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आशीष जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।